तो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर चैप्टर, और इसमें जो 2-3 पेज में जो मैंने कवर कराया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमरिक यूनिट से मिलके बना होता है, और बहुत सारी मोनोमर यूनिट जो होती है वो रिपीटेटिंग यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो पॉलीमर इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर पढ़ते हैं कि पॉलीमर्स के कितने टाइप होते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है? होमोपॉलीमर में क्या होता है कि एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसके अंदर जो मोनोमरिक यूनिट्स होती है ना वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, एक टाइप की मोनोमरिक यूनिट्स होती हैं, वो होता है होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होता है? जो आप मोनोमरिक यूनिट्स में ले रहे हो वो 2 या 2 से ज़्यादा भी टाइप की हो सकती है, मतलब एक जैसी नहीं होंगी, वो एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमरिक यूनिट होंगी, तो वो होता है कोपॉलीमर। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन रिएक्शन, और दूसरी होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। 2 टाइप की होती है। अब एडिशन रिएक्शन जो होती है इसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो ये भी कितने टाइप की होती है? ये 3 तरह की होती है, और इनको हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव पार्टिकल फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकंड वन इज कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड थर्ड वन इज एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, दूसरा क्या होता है? चेन प्रोपगेशन स्टेप, और तीसरा क्या होता है? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, तो चेन जो पहला स्टेप है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इसके अंदर क्या करते हैं हम? ये हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड, डाई ऑक्सीजन एंड एसिटाइल पेरोक्साइड्स ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और इनसे हम क्या करते हैं? फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा? आपके पास जो डबल बॉन्ड अल्कीन है उसके ऊपर अटैक करेगा और चेन को इनिशिएट करेगा, शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पॉलीमर बनाना है तो बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमरिक यूनिट जो है वो ज्वाइन होकर क्या बनाती है? पॉलीमर बनाती है। तो ये तरीके होते हैं किस तरीके से आप बनाओगे। मान लो आपके पास पेरोक्साइड है, ठीक है, ये इसको जब हीट दिया तो ये ब्रेक कर गया और हमारे पास क्या मिल गया? रेडिकल। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? फर्दर हम क्या करेंगे? इसको ये टूटेगा और ये बनाएगा ये रेडिकल। ठीक है, तो हमारे पास रेडिकल हमारे पास जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा? जो ये रेडिकल जनरेट हो गया ये क्या करेगा? ये जाके जो हमारे पास अल्कीन हमने ले रखी है उसके ऊपर जाके एच होगा और ये बन जाएगी। देखो हमारे पास क्या हो गया? एक बड़ा रेडिकल बन गया, ये एक बड़ा रेडिकल हो गया, बड़ा रेडिकल बन गया। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या कर रहे हैं हम? चेन को प्रोपगेट कर रहे हैं। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि आपको क्या याद रखना है? जो आपके पास बड़ा रेडिकल बन गया, ये क्या जो ये आपके पास रेडिकल तैयार हुआ था। ठीक है, अब जो ये रेडिकल बन गया ये क्या करेगा? ये दूसरी अल्कीन पे अटैक करेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास इसी तरीके से ये चेन बढ़ती चली जाएगी, फिर ये फर्दर किसी अल्कीन पे अटैक करेगी, फिर वो वाली अल्कीन जुड़ जाएगी, फिर नेक्स्ट पे करेगी। ठीक है, इस तरीके से चेन बनती चली जाएगी। और चेन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि ये जो लास्ट में जो रेडिकल जनरेट हो रहे हैं इनको टर्मिनेट कर दो। चेन जो है वो बन के तैयार हो गई, उसका फर्दर रिएक्शन जो है ना हो, वो टर्मिनेशन हो जाए, वो हम करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए ना आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये मैकेनिज्म वगैरह कुछ याद रखो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चेन इनिशिएटिंग स्टेप में हम कौन से पेरोक्साइड्स यूज़ करते हैं। ये वाले हम जो है फ्री रेडिकल बनाने के लिए ये वाला हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल याद रखो। और ये चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो मेरे यहाँ पे बने हुए हैं ना ये इनके सामने का नहीं है, ये है कैटायनिक का, और ये जो है यहाँ से ये है अनायनिक का। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको दोबारा वो कर देती हूँ। ये जो है यहाँ से ये इसका है, और ये जो है यहाँ पे वो इसका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में। कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो इनिशिएटर इसमें कौन था? ये इनिशिएट कौन करता है इसको? स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स होते हैं ना, वो इनिशिएट करती है, वो जाके अल्कीन पे अटैक करती है और फिर वो रिएक्शन इनिशिएट होती है। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि कौन सी हमें इसमें यूज़ होती है। कैटायनिक में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स यूज़ करते हैं। इसमें अनायनिक वाले में क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। बाकी पेपर में आता नहीं है, क्वेश्चन आया नहीं अभी तक इसमें, तो आप इसको देख लेना। एक बार एग्जाम्पल्स हैं ये देख लेना। अब जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो होता है कंडेंसेशन।
ठीक है। कंडेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं इसके अंदर जो मोनोमर होता है वो कैसा होता है, बाई फंक्शनल होता है, और वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है विद द लॉस ऑफ कोई स्मॉल यूनिट निकालता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका पॉलीमर बन रहा है, बहुत सारी मोनोमरिक यूनिट जुड़ के पॉलीमर बना रही हैं, लेकिन साथ में कोई साइड प्रोडक्ट निकल रहा होता है। इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता। इसमें जो साइड प्रोडक्ट होता है वो स्मॉल छोटा साइड प्रोडक्ट सिंपल मॉलिक्यूल निकलता है, जैसे वाटर का हुआ, अल्कोहल का हुआ, अमोनिया का हुआ, ये निकलता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जिसमें साइड प्रोडक्ट निकलता है वो कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है। और इसमें जो मोनोमर यूज़ होता है वो बाई फंक्शनल होता है, मतलब वो मोनोमर, जैसे मान लो ये मोनोमर यूनिट है और ये क्या करेगी, इधर से भी जुड़ सकती है या फिर इधर से भी जुड़ सकती है, बाई फंक्शनल होती है। ठीक है, दोनों साइड जुड़ सकती है। ठीक है, तो इसमें जो मोनोमर यूज़ होता है वो कैसा होता है, बाई फंक्शनल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, अब इनके एग्जाम्पल्स याद रखो। जैसे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल्स है, मैंने इधर लिख दिए, जैसे पेन, पीवीसी, पीएम में। अब पूछ लेंगे कि ये क्या होता है, कई बार ना इनके नाम से भी फुल फॉर्म से भी आता है कि इसकी एक बार आया हुआ क्वेश्चन कि पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये मैं अभी आगे करा रखा है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स है, आप याद रखो। और ये सारे के सारे इनिशिएटर्स है, इसमें ये इनिशिएटर की तरह काम करता है, इसमें ये इनिशिएटर की तरह काम करता है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हमने किस तरीके से क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, तो पॉलीमर को मैंने ये पूरा एक चार्ट बनाया है और एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, अब पॉलीमर को हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर हम पॉलीमर को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे कि हमें पॉलीमर मिला कहाँ से, सोर्सेज के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, तो ये 3 तरीके से होता है। एक नेचुरल पॉलीमर होता है, सेकंड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, फाउंड मेनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कौन कौन से हो गए यहाँ पे, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, सिल्क हो गया, एंजाइम्स हो गया, हीमोग्लोबिन्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये नेचुरल पॉलीमर हो गया। और स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, उसमें मैंने आपको कराया भी है। ठीक है, और उसमें ये आप समझ जाओगे कि कैसे पॉलीमर है। स्टार्च जो है ये भी एक पॉलीमर है, बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके ये बनता है। सेलुलोज इज ऑल्सो अ पॉलीमर बिकॉज ये बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स, इसमें मोनोमर यूनिट्स कौन सी होती है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन जो होता है इट इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर, और ये कौन सी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, ये अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, नेचुरल रबर है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ के जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे मैंने बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से बता रखे हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल पॉलीमर से ही डिराइव्ड बाय यूजिंग नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर यूज़ करके थोड़ा सा उसमें अपना थोड़ा सा वर्क करके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्या पॉलीमर को बना दें, तो वो बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, वल्कनाइज्ड रबर आता है, इसमें आता है आपके पास सेलुलोज आता है। सेलुलोज कौन सा, ज़ैंथेट इसका नाम है। अगर सिंपल सेलुलोज की बात करते हैं तो वो नेचुरल पॉलीमर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है कि सिंथेटिक, जैसे इसका नाम है, ये पूरा का पूरा सिंथेसाइज किया जाता है, और कहाँ बनाया जाता है, ये लैब में बनाया जाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स होंगे आपके पास टेफ्लॉन, डेक्रॉन, सिंथेटिक रबर, नायलॉन 66, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस के बेस पे। पॉलीमर का क्लासीफाई अगर सिंथेसिस के बेस पे करते हैं तो एक एडिशन पॉलीमर होता है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, अभी पढ़ा था। इसके एग्जांपल पीवीसी, पॉलीथीन एटसेट्रा। इसके एग्जांपल डेक्रोन, नायलॉन 66 एटसेट्रा। प्रोटीन भी जो होता है, प्रोटीन उसके अंदर भी कौन सा होता है, याद रखना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। प्रोटीन में कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, ये भी मैंने बायोमोलिक्यूल में बताया है। ठीक है, तो 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। कौन कौन से होते हैं, ये वाले, ये इनके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। एक लीनियर पॉलीमर होता है, सेकंड वन इज ब्रांच्ड होता है, और एक होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर में क्या होता है, बिल्कुल एक सीधा लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। मोनोमर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, सीधी लाइन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, नाइलॉन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ब्रांच चेन में क्या होता है कि इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, मतलब इरेगुलर पैकिंग हो जाती है पॉलीमर में, और इसमें ब्रांचिंग होती है। इसके एग्जाम्पल जैसे अमाइलोपेक्टिन। ठीक है,
ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये भी हमने पढ़ा है इसमें बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्रॉस लिंक की बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर, और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स हो गए, ये एग्जाम्पल बस इसके याद रखो, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस के बेस के ऊपर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, और ये 4 तरीके से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। ये 4 होते हैं। थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर नाइदर वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर वेरी वीक, अगर हम बात करते हैं मॉलिकुलर फोर्सेस होती है कि भाई ना तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक जो होती है, इसमें कैसी मॉलिकुलर फोर्सेस होती है। तो डोंट हैव क्रॉस लिंक, इसमें क्रॉस लिंक होते ही नहीं है। तो इसको जैसे हम हीट करेंगे तो ईजिली क्या करेंगे, मोल्ड कर देंगे। जब प्लास्टिक को आप गर्म करते हो तो वो ईजिली आप उसको मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इलास्टोमर की बात करते हो, जैसे रबड़ होता है उसको के अंदर इलास्टिसिटी होती है, उसको आप खींच दो, जब आप खींचोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वापस वो अपनी शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, जो फोर्सेज होती है वो बहुत वीक होती हैं। अगर हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर क्या होता है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होती है, और इसके अंदर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसी तरीके के मतलब इनकी जो फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इनको हम यूज़ करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स कौन से, इनके एग्जाम्पल है नाइलॉन 66 और पेन, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो थर्मोसेटिंग में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके अंदर क्रॉसलिंक्स होते हैं, और ये मतलब जो चेन्स होती है ना पॉलीमर की चेन, इनके बीच में बहुत सारे क्रॉस लिंक्स होते हैं, बहुत क्रॉस लिंक्ड होता है इसमें पॉलीमर होता है, दिस इज अ क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक बार आपने इसको चेंज कर दिया ना तो परमानेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बेकेलाइट और रेजिन एटसेट्रा, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज आते हैं लोग। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, देखो जैसे हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे ठंडा होगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे आप प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप गर्म करते हो तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है वो पॉलीथीन, उसकी अगर आप गर्म करके देखो तो सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन आप थोड़ी देर छोड़ दो फिर वो टाइट हो जाती है, ठीक है। अगर थर्मोसेटिंग की बात करते हैं तो थर्मोसेटिंग जो है, अगर इसमें अगर एक बार हमने इसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने क्या किया, अगर इसको हमने बोल सकते हैं हीट कर दिया तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो शेप है उसको मतलब आप कह सकते हो कि अगर हीट कर देंगे हम तो इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक्स हो जाएंगे मोल्ड के अंदर, और ये बिकम इनफ्यूजिबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। आप इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें फोर्सेज पूछते हैं कि किसके अंदर कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, उसके हिसाब से बताओ कि इनका रेशियो क्या होता है फोर्सेज का। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, मैं यहीं लिख देती हूँ, 1 मिनट। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है फाइबर्स में, ठीक है। फिर होता है थर्मोसेटिंग में, ठीक है। फिर होता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक में, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम जो होता है ना वो किस में होता है, यहीं लिख देती हूँ, इलास्टोमर्स में, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, फाइबर्स में होता है, और फिर थर्मोसेटिंग, फिर थर्मोप्लास्टिक, और सबसे कम किस में होता है, इलास्टोमर्स में होता है, ठीक है। इतना याद रखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ से देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एडिशन होमोपॉलीमर। अब एडिशन कौन से, एडिशन वाले कौन से होमोपॉलीमर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीथाइलिन पढ़ते हैं, पॉलीथीन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन होती है, एक हाई डेंसिटी होती है, और इसमें क्वेश्चन भी आता है कई बार। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछ रखा है कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, जो हमने पढ़ा है जिगलर नाटा कैटलिस्ट पढ़ा हुआ है। तो एक बार यही आया था कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो उसमें क्या किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो वो इससे मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, देखो एक चीज़ याद रखें, इसके अंदर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा वो कैसा होगा, वो फ्री रेडिकल होगा, और इसके अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर का आप देखो, टेम्परेचर और प्रेशर का आप देखो ध्यान रखो कि इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें टेम्परेचर इतना, प्रेशर बहुत कम लगता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, इसको आप याद कर लेना, पूछा हुआ है, ठीक है। ये किससे मिलके बनता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हो गया और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला, ठीक है।
अच्छा लो डेंसिटी है तो लो डेंसिटी रहेगी, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसमें हाई डेंसिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम चढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं पॉलीओल्फिन से। अब जो मैंने जितने भी ये पॉलीमर्स आपको पूरा एक जगह लिख दिए हैं, इनके साइड में इनके मोनोमर्स लिख दिए हैं। हाँ, तो इनके साइड में इसके मोनोमर्स लिख दिए हैं। अब ये याद करके चले जाओ, इसमें से पूछ लेते हैं। देखो पॉलीथीन की पढ़ते हैं, तो पॉलीथीन जो पॉलीमर है इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, इथाइलिन, ये इसका मोनोमर होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन जिसका PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इसको हम क्या बोलते हैं, टेफ्लोन भी बोलते हैं, कई बार इस नाम से भी आ जाता है। इसका मोनोमर यूनिट क्या होती है, ये होती है टेट्राफ्लोरोइथीन, मतलब जो यहाँ लिखा होती है वो मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है, अब ये है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्लोन भी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं एक्रिलेन, और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है एक्राइलोनाइट्रेट, या इसको हम बोलते हैं विनाइल साइनाइड। अब पिछली बार एक बार क्वेश्चन में 2018-19 में से 19 में आया था, पता नहीं 20 में आया, मुझे याद नहीं है, तो तब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पैन की फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अच्छा PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अंदर मोनोमर क्या यूज़ होता है, ये क्लोरोइथीन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पॉलीस्टाइरीन, तो इसके अंदर मोनोमर कौन सा होता है, ये यूज़ करते हैं हम स्टाइरीन का। ठीक है, तो ये याद कर जाओ, यहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं, ये इनकी मोनोमरिक यूनिट्स हैं। देखो ये हमने पढ़ा था ऑल्फिन्स, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले ऑल्फिन्स हमने पढ़े हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं पॉलीडाइईन, ठीक है, जिसमें मतलब 2 डबल बॉन्ड हो। ठीक है, डाइईन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो नेचुरल रबर पूछा हुआ है कि नेचुरल रबर जो होता है उसका मोनोमर यूनिट क्या होती है, वो होती है आइसोप्रीन। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, क्या होती है, आइसोप्रीन यूनिट होती है, और इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो ये इस तरीके से 2-methyl-1,3-butadiene। नेक्स्ट वन इज नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है, इसकी अब मोनोमर यूनिट पूछे तो क्लोरोप्रीन, ये याद करो, ये याद करना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो ये होती है पॉलीडाइईन। अब बात करते हैं रबर। अगर हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल रबर होता है उसको हम क्या करते हैं, इतने केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, सल्फर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर्टी कुछ अच्छी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन। ठीक है, और अगर हम इसमें ZNO भी डाल देते हैं ताकि जो रेट है ना, थोड़ी स्पीड है वो बढ़ जाए, तो हम क्या डालते हैं, जिंक ऑक्साइड। ये मैंने लाइनें लिख रखी है, आप पढ़ लेना, बाकी मैंने बता दिया कि ये चीज़ याद रखो, इसके अंदर ना ये चीज़ क्या डालते हैं और ये चीज़ें। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये होता है, अब यहाँ से फुल फॉर्म भी आ जाती है ना, मैंने बोला ना कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, PHBV। अब PHBV की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है, मैंने फिर आगे लिखवा रखा है इसके अंदर पॉली, ये देखो यहाँ पे मैंने, वहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने आगे लिखवा दिया है, इसको लिख दिया, ये देखो ये देखो PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, पूरा नहीं लिखा यहाँ पे मैंने। ठीक है, को बीटा वैलेरेट। ठीक है, तो इस तरीके से फुल फॉर्म भी पेपर में आई हुई है कि भाई आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया कि आप फुल फॉर्म बताओ, तो फुल फॉर्म भी पेपर में आई हुई है, इसलिए फुल फॉर्म को छोड़ के मत जाना, उसको करके जाना। अच्छा देखो PHBV और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जो क्या होते हैं इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, जिनको इजीली आप क्या करते हैं, जैसे मान लो टैबलेट्स हम खाते हैं तो टैबलेट्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो हम कैप्सूल्स लेते हैं तो हम खा लेते हैं उसको, तो वो कवरिंग जो होती है वो इन्हीं से मिलकर बनी हुई होती है ताकि वो हमारे पेट में जाए और वो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है दूसरा, इसके अंदर अब पूछ लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से हैं, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से हैं, PHBV, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और PLA प्ला और PGA। ठीक है, ये क्या होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस लगते हैं उनके लिए भी यूज़ होते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है जब स्टिचेस लग जाते हैं तो बोलते हैं कि रहने दो, अब इन स्टिचेस को कटवाने के लिए मत आना क्योंकि ये डिजोल्व हो जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एडिशन कोपॉलीमर्स। एडिशन कोपॉलीमर की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, एडिशन होमोपॉलीमर हमने पढ़ लिए, ये सारे क्या है एडिशन होमोपॉलीमर। अब हम पढ़ेंगे कोपॉलीमर, तो उसमें पढ़ेंगे पॉलीडाइईन। तो इसे एग्जाम्पल पहले हम करेंगे ब्यूना एस। ब्यूना एस इज़ अ पॉलीमर और इसके मोनोमरिक यूनिट क्या है वो आपको याद रखनी है। तो ब्यूना एस को हम क्या बोलते हैं, स्टायरीन, एस फॉर स्टायरीन, ब्यूटाडाइन रबर होता है ये, और इसकी जो मोनोमरिक यूनिट होती है वो होती है 1,3-ब्यूटाडाइन और
स्टायरीन जो 3:1 में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, यही तो पेपर में पूछ रहे थे, बिना इसकी मोनोमरिक यूनिट बताओ, और आपको एग्जाम्पल में दे देते हैं, ये भी दे दिया 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्रेल, और साथ में ये भी दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। एस लगा हुआ है तो स्टायरीन, एन लगा हुआ है तो मतलब नाइट्राइल की बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये नाइट्राइल रबर होता है, और इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या होती है, ये होती है मोनोमरिक यूनिट, ठीक है। इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या होती है, ये होती है। तो ये आपको मोनोमरिक यूनिट जो है आपको याद करके जानी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंडेंसेशन होमोपॉलीमर, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कंडेंसेशन होमोपॉलीमर अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पॉलीअमाइड्स पढ़ेंगे। पॉलीअमाइड में हम पढ़ेंगे नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का नाम क्या है, परलोन एल भी बोलते हैं इसको, और ये जो होता है इसके कौन से मोनोमर से मिलके बना हुआ होता है, ये कैप्रोलैक्टम से मिलके बना हुआ होता है, और कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इतने टेम्परेचर जब इसको हीट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, ठीक है। ये क्या है, नाइलॉन 6, ठीक है। अब नाइलॉन 6 में अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ नाइलॉन 6, दैट इज कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या है, मोनोमर है नाइलॉन 6 का। अब पॉलीएस्टर पढ़ते हैं, तो अमाइड्स का पढ़ रहे हैं, अभी और भी पढ़ेंगे नीचे। अभी पढ़ते हैं पॉलीएस्टर, ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इसको जो नीचे मैंने अमाइड्स पढ़ा है उनके साथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये क्या है, ये कंडेंसेशन होमोपॉलीमर है, और ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने ये पॉलीअमाइड्स, ये कंडेंसेशन कोपॉलीमर है, ठीक है। तो पॉलीएस्टर में क्या हो गया, PHB। अब इनकी फुल फॉर्म याद जरूर करके जाना, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। और इसके अंदर जो मोनोमरिक यूनिट होती है वो होती है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि पेपर में मोनोमरिक यूनिट्स ही आती है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ चीज़ें। पॉलीअमाइड की बात करते हैं, पॉलीअमाइड में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। अब क्या होता है, नाइलॉन 6 की बात करते हैं, तो नाइलॉन 6, नाइलॉन 610 और नाइलॉन 26, ये सारे क्या होते हैं, ये कंडेंसेशन कोपॉलीमर होते हैं, ठीक है। अब इनकी मोनोमरिक यूनिट आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। अब नाइलॉन 6 की बात करते हैं, नाइलॉन 6 में क्या होता है, मोनोमरिक यूनिट एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन होती है, ठीक है। ये इनके फॉर्मूले हैं, याद रखना। नाइलॉन 6 में क्या होता है कि 6 और 10 की बात करें तो इसमें एसिड कौन सी जाती है, इसमें सिबेसिक एसिड हो जाती है, और बाकी जो दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन वो इसके जैसा ही होता है। लेकिन 2 और 6 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों मोनोमरिक यूनिट चेंज आती हैं, यहाँ पे ग्लाइसिन होती है और यहाँ पे होता है 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहले मैंने बहुत छोटा सब कंसर्टिव फॉर्म में लिखा है और आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना, आपको याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीएस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉलीएस्टर्स की बात करते हैं, एस्टर्स के पॉलीमर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेरेलिन। टेरेलिन को हम क्या बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं, जिनका मैंने कॉमन नेम लिखा हुआ है वो याद रखना, डेक्रोन भी बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, कौन सी मोनोमरिक यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्पिथेलिक एसिड। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ग्लिप्टल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ग्लिप्टल क्या बनता है, ये भी इथाइलिन ग्लाइकोल, एक यूनिट तो इथाइलिन ग्लाइकोल होती है और दूसरी क्या होती है इसके अंदर, पिथेलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है टेरेलिन और ग्लिप्टल से, आप इसको याद रखना कि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि लास्ट में इसमें टर्पिथेलिक एसिड होता है और इसमें पिथेलिक एसिड होता है। दूसरी मोनोमर यही होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये दोनों मिलके जब इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टेरेलिन मिल जाता है। और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज़ करते हैं टेफ्लॉन ट्यूब्स की तरह यूज़ करते हैं, गुड सफिशिएंट फॉर ह्यूमन ब्लड वेसल्स इन अ हार्ट बाईपास सर्जरी। जब हार्ट बाईपास सर्जरी की जाती है तो उस टाइम जो ब्लड वेसल्स डाली जाती हैं, जो लगाई जाती हैं, वो कौन सी होती है, वो टेफ्लॉन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसको अच्छा, इनका एक नाम भी याद रखना, जैसे इसको हम ग्लिप्टल क्या बोलते हैं, एल्काइड रेजिन, ये भी आ जाता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, और थोड़ी स्पीड ज़्यादा है मेरी, प्लीज़ अगर आप चाहो तो आप स्लो करे कर सकते हो क्योंकि टाइम नहीं है अब, तो टाइम के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ठीक है। इसका मोनोमर यूनिट कौन सी होती है, इसकी मोनोमर यूनिट होती है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और दूसरी क्या होती है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दोनों क्या है, इसकी मोनोमरिक यूनिट होती है, ठीक है। इन दोनों से मिलके बनता है ये वाली यूनिट मिलके क्या बना रही है, PHBV बना रही है। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोपॉलीमर, क्योंकि कोपॉलीमर में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के मोनोमर यूनिट जुड़ के क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। तो इसमें कितने, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, दोनों अलग टाइप हो गए ना, दोनों अलग टाइप जुड़ के क्या बना रही है, ये वाला पॉलीमर बना रही है, इसीलिए ये कोपॉलीमर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी क्या है, एक कोपॉलीमर है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें 2 अलग अलग आप देख रहे हो इसमें मोनोमरिक यूनिट से मिलके ये बनता है। चलो करते हैं हम नेक्स्ट।
तो इसमें के पहले पढ़ेंगे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। इसने फिनॉल ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एसिड बेस कैटलिस्ट डाला, तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें जो ये मिल गया इसकी n यूनिट्स क्या करेंगे, कंबाइन करके पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, इस तरीके से जुड़ के एक लीनियर मॉलिक्यूल बना देंगे। एक जो बोलते हैं इनिशियल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, नोवेलेक, और इसको जब फर्दर आप इसमें फॉर्मल्डिहाइड डाल के जब इसको हीट करते हो तो हमें क्या मिलता है, ये बेकेलाइट। याद रखना बेकेलाइट में ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। आप कैसे याद रखोगे इसको, ये क्या होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। इसके अंदर जो हमारे पास इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, नोवोलेक बनता है। और इसमें कौन कौन सी यूनिट्स अब, और इसके बाद इनिशियल प्रोडक्ट क्या बनता है, नोवोलेक बनता है। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, जब फॉर्मल्डिहाइड इसमें डालते हैं हम दोबारा, तो क्या मिलता है, हमें बेकेलाइट मिलता है, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। ठीक है, इससे जो हमें सामान बनाते हैं वो क्या होता है, वो स्क्रैच प्रूफ होते हैं और सबसे ओल्ड सिंथेटिक पॉलीमर होता है ये, सबसे पुराना। और ये हम ज़रूर इसका यूज़ करते हैं, कॉम्स ये सब बनाने में इसका काम लाते हैं। अभी तक तो यूजेस में इतना पूछा है नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आप पॉलीमर के मोनोमर्स यूनिट्स कौन कौन सी हैं वो सब याद करके चले जाओ। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को हम जिसमें मेलमैक बोलते हैं इसको, अगर हम बात करें इसमें एक तो मेलामाइन ले लेंगे हम, ये एक फॉर्मल्डिहाइड यूनिट ले लेंगे और इसको हीट करेंगे तो हमें ये यूनिट मिल जाएगी। जो रेजिन इंटरमीडिएट जो बन रहा है ये क्या होगा, इसकी मोनोमर यूनिट होगी। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये इसकी मोनोमर यूनिट होगी। और इसके अंदर क्या करेंगे, जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स बन के जुड़ के क्या बना देंगी, पॉलीमर बना देंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो पॉलीमर में मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो चुका है, शायद एक पेज और रह गया। हाँ देखो, कई बार पूछ लेते हैं पीडीआई क्या होता है, ये होता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि हम यहाँ से इसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमें आइडिया देते हैं कि इसकी होमोजेनिटी ऑफ पॉलीमर की, कैसे हम होमोजेनिटी निकालते हैं पॉलीमर की, उसका आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है। और आप सिर्फ इसको फॉर्मूला याद रखो, बाकी ये पूछता है, इतना पूछा नहीं बट मैंने लिख दिया इसलिए ताकि अगर गलती से पूछ ले तो आप कर सको। आप पढ़ते हैं बायोपॉलीमर्स, जितने भी नेचुरल और कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो ज़्यादातर बायोपॉलीमर्स, सॉरी अब हम पढ़ते हैं बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, दूसरा ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। जैसे इस एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो प्रोटीन पढ़ लिया आपने। ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं स्टार्च पढ़ लिया आपने। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल आपका सेलुलोज हो गया, इस तरीके से। फिर आपके पास हम पढ़ेंगे तो ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्या होंगे, बायोपॉलीमर्स हो गए। ठीक है, तो ये फोर्सेस का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये आपका चैप्टर पॉलीमर का कंप्लीट होता है और इससे बाहर नहीं आएगा। आप ये सारा याद करके चले जाओ, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।